अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आप जानते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में आजकल कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? हम लोग स्टडी कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? मोशन। इससे पहले हम लोग अब तक 5 लेक्चर्स इस चैप्टर के स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करें पुरानी बातों को जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था रेस्ट यानी कि साकिन हालत से, और ये समझा था कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तब्दील ना कर रहा हो तो इस सूरत हाल को आप क्या कह देते हैं? रेस्ट यानी रुकी हुई हालत या साकिन हालत। बिल्कुल इसी तरह हमने मोशन के हवाले से जब बात की थी तो ये कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन मुसलसल तब्दील कर रहा हो तो ये हालत या ये कैफियत क्या कहलाती है? हरकत कहलाती है। फिर आप याद करें, हम लोगों ने हरकत की मुख्तलिफ बेसिक टाइप्स डिस्कस की थी जो आप मैट्रिक लेवल पर भी पढ़ कर आए थे। इसके बाद हमने हरकत को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के हवाले से इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की थी। कितनी इक्वेशंस हमने रिकॉल की थी? 3। नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो किसके बराबर होती है? वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हम यूज क्यों करते हैं? तो याद करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी बॉडी की हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहते हैं तो 4 पैरामीटर्स की आपको जरूरत होती है। वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से थे? एक पैरामीटर हमने समझा था वेलोसिटी, दूसरा पैरामीटर हमने समझा था डिस्प्लेसमेंट, तीसरा पैरामीटर हमने समझा था एक्सीलरेशन, और चौथा पैरामीटर हमने समझा था टाइम। जब हम किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमें इन चारों पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, और बाज़ औक़ात हम 2 या 3 से भी काम चला लेते हैं। तो इन तमाम के तमाम पैरामीटर्स के दरमियान जो रिलेशन हमने डेवलप किया था वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद आप याद करें, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करते हुए कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। इसके बाद लास्ट टाइम जो हमने 2 लेक्चर्स स्टडी किए थे, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने क्या किया था? स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1 और केस नंबर 2 रिकॉल किया था। केस नंबर 1 जरा याद करें। दो बॉडीज अगर वर्टिकली मूव कर रहे हों तो सूरत में एक्सीलरेशन बॉडीज का क्या होता है, और डोरी या स्ट्रिंग में पैदा होने वाली टेंशन क्या होती है जबकि डोरी को आपने बॉडी के साथ कनेक्ट करके पुली पर से गुजारा हुआ। स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 क्या था? दो बॉडीज आपके पास थे, दोनों बॉडीज को आपने स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया था और उस स्ट्रिंग को पुली के ऊपर से गुजारा था। लेकिन कंडीशन क्या थी कि पहला बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा था और दूसरा बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा था। इस सूरत में भी हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज और टेंशन इन द स्ट्रिंग के फॉर्मूले डिराइव किए थे। आज हम लेक्चर 4 और लेक्चर 5 से रेलिवेंट जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसके मुताबिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1 और स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर वही बात कहूंगा जो पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने ये एज्यूम करना है कि जो कुछ सवाल में बताया जा रहा है आप वो काम खुद कर रहे हैं। अपने आप को उस माहौल में ले जाएं जो सवाल में बताया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि सवाल में जो गिवन कंडीशन होती हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होती हैं, और जो कुछ रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में भी आप अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो चलते हैं आज हम और देखते हैं जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 9 यानी कि स्ट्रिंग पुली सिस्टम का केस नंबर 1 है, उससे रिलेवेंट होगा। उसके बाद केस नंबर 2, लेकिन उससे पहले पहले केस नंबर 2 में जो हम लोगों ने एक्सीलरेशन और टेंशन मालूम किया था उसके फॉर्मूलों को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1 क्या था? आप याद करें, आपके पास दो बॉडीज थे। एक बॉडी को आपने ए कहा था, दूसरे बॉडी को आपने बी कहा था।
पहले वाले बॉडी का मास m1, दूसरे वाले बॉडी का मास आपने m2 सपोज किया था, और दोनों बॉडीज को कहां से कनेक्ट किया हुआ था? स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग कहां से गुजर रहा था? पुली पर से। अगर दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे थे, मतलब एक ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस सूरत में आप याद करें एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की थी वो क्या थी? यहां आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है। a बराबर था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यहां एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1, उसमें कौन सा बॉडी नीचे मूव कर रहा था? बॉडी ए नीचे मूव कर रहा था। हमने कहा था कि बॉडी ए का मास बॉडी बी के मास के मुकाबले में ज्यादा है, यानी बॉडी ए बॉडी बी से हैवियर था। तो कौन सा बॉडी नीचे मूव कर रहा था? रिकॉल कीजिए, बॉडी ए नीचे मूव कर रहा था। लिहाजा एक बात आप जहन नशीन कर लें कि जो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा उसका मास पहले आएगा। तो यहां देखें m1 पहले है और m2 बाद में है। अगर बॉडी बी नीचे की तरफ मूव कर रहा हो तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे ऑटोमेटिकली m2 पहले आ जाएगा, m1 बाद में आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि जो बॉडी स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1 में नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है उसका मास आप पहले लिखेंगे। इसी तरीके से जरा टेंशन का फॉर्मूला भी रिकॉल कीजिए। जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे हों, यानी एक ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ, तो अब जो टेंशन का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। यानी ऊपर जो मासेस का प्रोडक्ट है उसके साथ 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं, और नीचे सम ऑफ द मासेस यानी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसी तरह रिकॉल कीजिए स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 के फॉर्मूलों को। स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 क्या था? एक बॉडी मूव कर रहा था वर्टिकली और दूसरा बॉडी मूव कर रहा था स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, यानी एक बॉडी की मोशन वर्टिकल थी, दूसरे बॉडी की मोशन हॉरिजॉन्टल थी। तो इस सूरत में आप याद कीजिए एक्सप्रेशन जो आपने बनाया था वो क्या था? जो बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा होता है उसका मास ऊपर आता है, यानी m1। m2 वर्टिकली मूव नहीं कर रहा था तो वो नहीं है यहां पर। पिछले फॉर्मूले से अगर आप कंपेयर करें, पिछला फॉर्मूला यानी पिछले केस या केस नंबर 1 में a का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां देखें m2 भी मौजूद है। अब केस नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो एक ही बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है, दूसरा तो वर्टिकली मूव कर ही नहीं रहा, तो उसका मास नहीं आ रहा। जो बॉडी वर्टिकल मूव करेगा उसका मास न्यूमेरेटर में आएगा यानी ऊपर, और नीचे सम ऑफ द मासेस मल्टीप्लाइड बाय g। टेंशन का फॉर्मूला रिकॉल करें। कितने बॉडी वर्टिकली मूव कर रहे हैं? एक ही बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो आप ऊपर देखिए प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ अब 2 नहीं आ रहा। जब दोनों बॉडीज वर्टिकल मूव करते हैं तो 2 आता है, एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगा तो उस सूरत में 2 नहीं आएगा, कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा? 1। ये न्यूमेरिकल्स आप ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन आपके जहन में है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूलों की मैथमेटिकल एप्लीकेशन खुद ही क्लियर हो जाएगी। तो पहला न्यूमेरिकल जो कि हमारे बुक में इस हवाले से न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। आपसे फिर वही कहूंगा कि न्यूमेरिकल पढ़कर आपने ये एज्यूम करना है कि जो कुछ सवाल में बताया जा रहा है वो सारा का सारा काम आप खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। आप अपने आप को उस माहौल में ले जाइए जो सवाल का हिस्सा है। अब सवाल पढ़ते हैं और अपने आप को उस कंडीशन में आप ले जाइए, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 बॉडीज A and B are attached to the ends of a string which passes over a pulley so that the 2 bodies hang vertically. If the mass of the body A is 4.8 kilogram, find the mass of body B which moves down with an acceleration of 0.2 meter per second square. The value of g
कैन बी टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल से क्या चीज समझ में आई कि हमारे पास कितने बॉडीज हैं? दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। आप तसव्वुर लेकर आए कि दोनों बॉडीज आपके पास मौजूद हैं। आमतौर पर पहले बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2 होता है। आपने क्या किया? दोनों बॉडीज को स्ट्रिंग के एंड के साथ अटैच कर दिया है। सवाल में लिखा हुआ है कि दोनों बॉडीज स्ट्रिंग के एंड के साथ अटैच कर दिया है, तो आपने दोनों बॉडीज को डोरी के एंड के साथ अटैच कर दिया है और फिर इस डोरी को कहां से गुजारा है? पुली पर से, चरखी पर से। अब दोनों बॉडीज वर्टिकली लटके हुए हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे की जो कंडीशन है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फॉर्मूले को बहुत सही तरीके से अप्लाई करके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो आगे कंडीशन पर कंसंट्रेट कीजिए। लिखा हुआ है कि इफ द मास ऑफ द बॉडी ए इज 4.8 किलोग्राम, अगर बॉडी ए का मास 4.8 किलोग्राम हो, फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी। तो मालूम क्या करना है? बॉडी बी का मास। बॉडी ए का मास आमतौर पर m1 होता है, तो यहां m1 आपको दे दिया गया है। बॉडी बी के मास को आप m2 सपोज करते हैं, वो आपको मालूम करना है। लेकिन कंडीशन क्या है? कह रहे हैं कि विच मूव्स डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा बॉडी नीचे मूव कर रहा है? बॉडी बी। डेरिवेशन हमने की थी, तो कौन सा बॉडी नीचे मूव कर रहा था? बॉडी ए नीचे मूव कर रहा था। डेरिवेशन को रिकॉल करें। पिछली स्लाइड में जो फॉर्मूले रिकॉल किए उस फॉर्मूले को रिकॉल करें। मैंने क्या बताया कि जो बॉडी नीचे मूव करेगा उसका मास पहले आएगा। डेरिवेशन के मुताबिक पहला बॉडी नीचे मूव कर रहा था, लेकिन इस न्यूमेरिकल के मुताबिक कौन सा बॉडी नीचे मूव कर रहा है? बॉडी बी। ये कंडीशन है जिस पर कंसंट्रेट करना है। और बॉडी बी का एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम क्या करना है? बॉडी बी का मास। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये आप जानते ही हैं। डेटा बनाते हैं, तरतीब से वो तमाम की तमाम बातें लिख दीजिए जो इस सवाल में आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको बॉडी ए का मास नजर आ रहा है थर्ड लाइन पर, और वो कितना है? 4.8 किलोग्राम। तो यहां देखिए m1 आपने लिख लिया है 4.8 किलोग्राम। आगे चलते हैं तो आपको फोर्थ लाइन पर क्या चीज नजर आ रही है? एक्सीलरेशन, और वो कितना है? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां देखिए डेटा में ए हमने ले लिया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ लाइन से ही कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ और फिफ्थ लाइन पर देखें तो ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन यानी जी की वैल्यू गिवन है, और आप जानते हैं कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मालूम क्या करना है? सवाल के मुताबिक मालूम करना है बॉडी बी का मास, और वो क्या है? m2। तो डेटा बनाने में आप कामयाब हो गए। अब सोचें कि गिवन क्या है यहां पर। तो आप देखें यहां पर क्या चीज गिवन है? एक्सीलरेशन। चूंकि एक्सीलरेशन गिवन है और कंडीशन क्या है? दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे हैं, लिहाजा हम स्ट्रिंग पुली सिस्टम के स्तंभ को यूज करके और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला हमारे जहन में आता है। सिंस बॉडी बी मूव्स डाउन, यहां पर आप लिख लीजिए बॉडी बी, यहां लिख लें बॉडी बी। बॉडी बी नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। सिंस बॉडी बी मूव्स डाउन, देयरफॉर अब एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय g। जो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा हो उसका मास पहले लिखना है। तो बॉडी बी सवाल के मुताबिक नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, लिहाजा बॉडी बी का मास पहले लिखा, बॉडी ए का मास बाद में लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है? रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आप जानते हैं एक्सीलरेशन कितना गिवन है? 0.2, वो पुट कर दिया। m2 आपको मालूम करना है, लिहाजा m2 की जगह पर m2 ही लिखे रहने दिया। m1 कितना है? m1 मींस बॉडी ए का मास, वो कितना है? 4.8, उसको अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पर पुट किया, मल्टीप्लाई कर दिया g की वैल्यू से, और वो कितनी है? 9.8। अब चूंकि हमें m2 मालूम करना है, मैथमेटिकल रूल ये है कि जो चीज मालूम करनी हो उसको इक्वेशन के एक साइड पर करना होता है और अकेला करना होता है। लिहाजा उसको सेपरेट करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन पर गौर करें जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पर
m2 प्लस 4.8, m2 प्लस 4.8, ये क्या कर रहा है, डिवाइड। इसको मैं यहां से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूं और 0.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये पूरी की पूरी वैल्यू m2 प्लस 4.8, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा रहा हूं। 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, आपके सामने मौजूद है 0.2, और चूंकि एक से ज्यादा वैल्यूज थी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, m2 प्लस 4.8। अब राइट हैंड साइड पर क्या बचना चाहिए, m2 माइनस 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। अब वन बाय वन क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 0.2 को m2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या सूरत हाल हो जाएगी, 0.m2। फिर इसी तरीके से जब 0.2 को आप 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.96। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर 0.2 को आपने m2 और 4.8 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड साइड पर आइए, 9.8 को m2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9.8 m2। ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, मींस प्लस का साइन कंसिडर किया जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। यहां देखें ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, कोई साइन नहीं है, मींस प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब 9.8 को जब आप 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47.04। कैलकुलेटर आप साथ लेकर बैठें, कैलकुलेटर पे साथ साथ कैलकुलेशन करते रहें। हमें मालूम करना है m2 यानी कि मास ऑफ बॉडी B, लिहाजा m2 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। यहां देखिए राइट हैंड साइड पर 9.8 m2 विद पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। हम करते ये हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से 0.2 m2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं और 47.04 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, आगे चलते हैं देखते हैं। अब देखिए 47.04 जब राइट से लेफ्ट पर आपने शिफ्ट किया तो प्लस हो गया, किससे प्लस हो गया, 0.96 में। राइट हैंड साइड पर क्या क्या बचा, राइट हैंड साइड पर आपके पास बचा 9.8 माइनस 0.2। जब 0.2 m2 को राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9.8 m2 माइनस 0.2 m2। अब चलते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, 47.04 और 0.96 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, 48। राइट हैंड साइड पर 9.8 में से 0.2 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, 9.6। m2 कॉमन था वो ऐसे ही आ गया। m2 मालूम करना है, m2 मालूम करने के लिए अकेला करना पड़ेगा मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। यहां पर 9.6 मल्टीप्लाई कर रहा है m2 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 48 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो m2 बराबर हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 9.6। अब 48 को 9.6 से डिवाइड करें कैलकुलेटर में तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 5 किलोग्राम। यानी बॉडी बी का मास कितना आ गया, 5 किलोग्राम, और ये आ गया बॉडी बी के मास का आंसर। आप देखें बॉडी ए का मास सवाल में कितना गिवन था, 4.8 किलोग्राम, जबकि बॉडी बी का मास आपने कितना कैलकुलेट किया, 5 किलोग्राम। कौन सा बॉडी हैवियर नजर आ रहा है, किसका मास ज्यादा नजर आ रहा है, बॉडी बी का। यही वजह है कि बॉडी बी को कहां मूव करना चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में। इसीलिए हमने स्टार्ट किया था सवाल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, बॉडी ए के मास को पहले लिखा था और बॉडी बी के मास को बाद में लिखा था। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। आपके जो नोट्स हैं उसमें इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स हैं, और इसी तरह 20 ईयर्स आप देखें, इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वैल्यूज चेंज करके उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने का तरीका बेहतर तौर पर आ जाएगा। चलते हैं अब केस नंबर 2 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अब उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ये न्यूमेरिकल नंबर 10 होगा, और फिर आपसे वही गुजारिश करूंगा कि सवाल को पढ़ने के बाद आप अपने आप को उस कंडीशन में ले जाएं जो सवाल में बताई जा रही है, और ये एज्यूम करें कि सारा का सारा काम आप खुद कर रहे हैं ताकि कंडीशन को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकें। अब यहां देखें इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं 2 बॉडीज of masses 10.2 kilogram and 4.5 kilogram are attached to the two ends of a string। दो बॉडीज जिनमें से एक का मास 10.2 किलोग्राम है,
दूसरे का मास 4.5 किलोग्राम है। दोनों को स्ट्रिंग के एंड के साथ अटैच कर दिया गया है। विच पासेस ओवर अ पुली, जो कि चरखी पर से गुजरती है। इन सच अ वे दैट, इस तरह के, द बॉडी ऑफ मास 10.2 किलोग्राम लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो बॉडी जिसका मास 10.2 किलोग्राम है वो कहां पर मौजूद है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। एंड द अदर बॉडी हैंग्स वर्टिकली, दूसरा बॉडी वर्टिकली लटका हुआ है। तो 10.2 किलोग्राम वाला बॉडी ये सरफेस पर मौजूद है और 4.5 किलोग्राम वाला बॉडी वर्टिकली हैंग हुआ है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। मालूम क्या करना है? कह रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज, बॉडीज का एक्सीलरेशन मालूम करें। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी में पैदा होने वाली टेंशन मालूम करें। एंड ऑल्सो द फोर्स विच द सरफेस एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास 10.2 किलोग्राम, और वो फोर्स मालूम करें जो सरफेस एक्सर्ट करती है 10.2 किलोग्राम वाले बॉडी के ऊपर। तो यहां पर दो बॉडीज का जिक्र हुआ, एक 10.2 किलोग्राम और एक 4.5 किलोग्राम। अब कौन सी बॉडी को m1 सपोज करना है और कौन सी बॉडी को m2 सपोज करना है, उसके लिए रिकॉल कीजिए। आज भी मैंने आपको बताया और हम डेरिवेशन के दौरान समझ चुके। जो बॉडी लटका हुआ होता है आप उसके मास को m1 सपोज करेंगे। तो सवाल के मुताबिक कौन सा बॉडी लटका हुआ है? 4.5 किलोग्राम, इसीलिए इसको m1 सपोज कर लिया। कौन सा बॉडी सरफेस पर रखा हुआ है? 10.2 किलोग्राम, इसको m2 सपोज कर लिया। g की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मालूम क्या करना है? बॉडीज का एक्सीलरेशन, डोरी में पैदा होने वाली टेंशन और वो फोर्स जो सरफेस एक्सर्ट कर रही है बॉडी पर। कोई भी सरफेस किसी भी बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट करती है आप उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, रद्द अमल कहते हैं। लिहाजा उसको आर से जाहिर कर दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? फॉर्मूले रिकॉल करें। सॉल्यूशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। एक्सीलरेशन सबसे पहले हम मालूम करेंगे। आज मैंने आपको बताया था एक्शन का फॉर्मूला। जो बॉडी वर्टिकली लटका हुआ होगा उसका मास आप लिखेंगे ऊपर, यानी m1 आ गया। नीचे सम ऑफ द मास यानी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड में g की वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 का मतलब 4.5, नीचे m1 4.5 प्लस m2 10.2 और g की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। 4.5 और 9.8 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 44.1, 4.5 और 10.2 दोनों को ऐड कर दीजिए 14.7। डिवाइड करें कैलकुलेटर में, 44.1 को 14.7 से डिवाइड कीजिए तो एक्सेशन कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आ गया पहला आंसर। टेंशन मालूम करनी है। अब टेंशन के लिए क्या सूरत हाल होनी चाहिए? याद करें कितने बॉडी वर्टिकली मूव कर रहे हैं? एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है, तो उसका तरीका मैंने बताया था कि ऊपर प्रोडक्ट ऑफ मास आएगा, लेकिन यहां हम उससे पहले 2 नहीं लिखते। अगर दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे होते 2 लिखते। यहां पर एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है तो 2 नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 4.5 मल्टीप्लाइड बाय m2 10.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। नीचे m1 और m2 ऐड हो रहे हैं तो 4.5 और 10.2 दोनों को ऐड कर दिया। अब ऊपर जब आप 4.5, 10.2 और 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आ जाएगा 449.82। नीचे 4.5 और 10.2 को ऐड करेंगे 14.7। कैलकुलेटर में 449.82 को डिवाइड कर दीजिए 14.7 से, तो टेंशन कितनी आ जाएगी? 30.6। और चूंकि टेंशन डोरी में पैदा होने वाले खिंचाव को कहा जाता है, यानी कि ये एक फोर्स है, लिहाजा जो फोर्स का यूनिट होता है वही टेंशन का एसआई यूनिट होगा, मींस न्यूटन। तो ये टेंशन का कंप्लीट आंसर आ गया। तीसरी चीज जो सवाल में मालूम करने के लिए कही गई है वो क्या है? सरफेस का रिएक्शन। कोई भी सरफेस जो भी रिएक्शन एक्सर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर आप हेडिंग देखिए, नॉर्मल या सरफेस रिएक्शन की हेडिंग है। अब जरा रिकॉल कीजिए। डायग्राम यहां पर मैं मुख्तसर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखिए सूरत हाल कुछ यूं थी, ये पुली थी, पहला बॉडी लटका हुआ था, यहां पर सरफेस थी और इस तरह एक बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद था, कुछ इस तरह से। यहां देखिए डायग्राम, और पूरी यहां स्ट्रिंग यहां से कनेक्ट हुआ था। अब बॉडी का जो वेट था वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। चूंकि ये बॉडी बी था यानी इसका मास क्या था? m2। लिहाजा याद कीजिए
इसके मास को हमने क्या सपोज किया हुआ था, सॉरी इसके वेट को हमने क्या सपोज किया था, W2। मास M2 था तो बॉडी का वेट क्या था, W2। अब ये जो सरफेस है, कौन सी सरफेस, ये जो ब्लैक कलर से नजर आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस एग्जर्ट करेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेट के ऑपोजिट। वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नॉर्मल डिस्टेंस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने ये समझा था कि बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है ना बॉडी नीचे आ रहा है, बॉडी ना तो आर की डायरेक्शन मूव करता है ना बॉडी W2 की डायरेक्शन मूव करता है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही होती है, बैलेंस, यानी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यकीनन आपको याद आ रही होंगी सारी बातें जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आर और W2 यानी वेट मींस M2G को बराबर ले लिया है। अब R बराबर हो जाएगा M2 का मतलब 10.2, G की जगह पर 9.8, तो R कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 99.96। यहाँ W2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, M2G इस फॉर्मूले में। तो उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा जिसमें हमें 3 चीजें मालूम करनी थी और वह मालूम करने में कामयाब हो गए। तो स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल 20 ईयर से मौजूद हैं, बुक से नोट्स में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, वहाँ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे उतनी ज़्यादा फॉर्मूलों को अप्लाई करने में एक्सपर्ट होते चलाएंगे। तो उम्मीद है कि आज जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं स्ट्रिंग पूरी सिस्टम से रेलिवेंट, ये न्यूमेरिकल आपको समझ आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले उतनी अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएंगे। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो बिला झिझक वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।